स्टार्ट करने वाले हमारा साइंस पार्ट 1 का पहला चैप्टर ग्रेविटेशन। और इस चैप्टर में टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जितने टॉपिक्स है सब हम कवर करने वाले। तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में, तुम्हारे जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे प्रीलिम्स में, सारी चीज को हम इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले। ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए पूरा चैप्टर का लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, विच इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब क्या? सर्कुलर मोशन मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सिंपल, कोई ऑब्जेक्ट है अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कमफ्रेंस में अगर घूम रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और अ सर्कुलर पाथ। अगर ये सर्कल है तो कोई भी अपना ऑब्जेक्ट है वो यहां पर घूमेगा, पर्टिकुलर रेडियस के साथ में घूमता रहेगा। इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। कोई भी तुम देखोगे अगर ऑब्जेक्ट को हमने अगर फॉर एग्जांपल एक स्टोन लिया, उसको स्ट्रिंग से बांध दिया और घुमाया, तो जो स्टोन है वो हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन एक फोर्स एक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, ये फोर्स सेंटर की तरफ होता है। सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स। तुम लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग किसी भी स्टोन को स्ट्रिंग पे बांध के घुमा रहे हैं, उस टाइम पे जो अपना हाथ है, जो अपना हाथ है जिससे हम घुमा रहे हैं, वहां पे एक फोर्स, कुछ हैवी फील होता है। वो जो फोर्स है वो आता है ड्यू टू द मोशन ऑफ द स्टोन। ओके, तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। यहां m का है अपना मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कल, v अपना क्या है? वेलोसिटी। ओके, r अपना रेडियस है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपना है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसके पहले हमने देखा था सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के आगे टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अगर हम लोग ने वही स्टोन का एग्जांपल लेकर ले, तो स्टोन को स्ट्रिंग पे बांध के घुमाएंगे, तो हमारे हाथ पर क्या होगा? एक फोर्स एक्सर्ट होगा, एक फोर्स लगेगा हमारे हाथ पर। ठीक है, वो फोर्स को, उसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे यहां पे मैंने लिखा है अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है या फिर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स का फॉर्मूला होता है Fc = mv²/r। यहां m मेरा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, v उसका वेलोसिटी और r हमारा रेडियस है, क्योंकि सर्कुलर है, सर्कल का रेडियस r है। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा केपलर्स के लॉ। केपलर्स के लॉ क्या है? केपलर ने 3 लॉ बताया था प्लैनेटरी मोशन के लिए। ठीक है, हमारे जितने भी प्लैनेट है सोलर सिस्टम में किस तरीके से वो मोशन परफॉर्म करते हैं। केपलर का जो 3 लॉ है, 3 में से पहला वाला क्या है? इसको केपलर्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट कुछ बोले या फिर केपलर्स फर्स्ट लॉ बोले, दोनों सेम है। अब इस लॉ में है क्या? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, इज एन एलिप्स। ठीक है, विद द सन एट वन ऑफ द फोकस। ये वर्ड तुम्हारा ध्यान रखना कि केपलर ने बताया कि जितने भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। सर्कल तुम जानते हो, सर्कल कुछ ऐसा होता है, एक सेंटर होता है बीच में, लेकिन एलिप्स में कैसा होगा? एलिप्स में ये होता है, यहाँ पे सेंटर नहीं होता है, यहाँ पे होता है फोकस। फोकस या तो पॉइंट ए पर होगा या पॉइंट बी पर होगा, किसी भी एक पॉइंट पे हमारा फोकस सिचुएटेड है। ठीक है, और इसी फोकस पे हमारा सन लोकेटेड है। पॉइंट ए कंसीडर करना है, ए कंसीडर करो, बी कंसीडर करना है, बी कंसीडर करो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे हमारा सन है, ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमारा सन है, और सारे प्लैनेट हमारे रिवॉल्व करते हैं इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ है, सारे प्लैनेट
सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में, और हमारा सन एक फोकाई पे सिचुएटेड है। सिंपल। अब हम देखने आ रहे केपलर का सेकंड लॉ। तो अभी हमने देखा था केपलर का फर्स्ट लॉ, अब हम देखने आ रहे केपलर का सेकंड लॉ। केपलर का सेकंड लॉ कहते हैं लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, केपलर का सेकंड लॉ कहता है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब अगर प्लैनेट ए कुछ टाइम टी लेता है ट्रेवल करने के लिए और यहां पर पहुंचा, ओके, ए से लेके बी तक, इसने जितना एरिया कवर किया इधर पे, फॉर एग्जांपल एरिया ए इसमें कवर किया है ए से बी तक आने के लिए, अगर हम टाइम को कांस्टेंट रखें, टाइम को सेम रखें, और वही प्लैनेट हमारा कहीं और पे सेम टाइम में अगर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में, तो एरिया जो होगा दोनों का एरिया सेम होगा। इसको कैसे समझना है कि अगर टाइम सेम लग रहा है उनका, तो एरिया जो कवर करेंगे वो भी हमारा सेम होगा। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सिंपल है। इसका अलावा वो भी समझना चाहिए, द लाइन बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अभी हम देखेंगे केपलर का थर्ड लॉ। तो अभी हम देखने आ रहे हैं केपलर का थर्ड लॉ। चल कंटिन्यू। तो अभी हम देखने आ रहे हैं केपलर का थर्ड लॉ। केपलर के थर्ड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। केपलर का थर्ड लॉ क्या बताता है हमें, the square of its time period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of planet from the sun। इतना बड़ा डेफिनेशन याद करने से अच्छा एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड लिखा हुआ है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, ठीक है। मीन डिस्टेंस मतलब क्या, जैसा इलेक्ट्रॉन में देखा, जैसा हम लोगों ने में देखा अभी, ठीक है, कि हम लोग का जो डिस्टेंस है प्लैनेट और सन का वो चेंज होता रहता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मीन डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, ओके। मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो यहां पे लोग देखते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये अगर तुम्हें याद होगा तो तुम पूरा डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर यहां से हम आर क्यूब को डिवाइड कर दें, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा इक्वालिटी में, और यहां पे आ जाएगा कांस्टेंट के, ओके। यहां पे हम कह सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं केपलर का थर्ड लॉ। तो केपलर के लिए यहां पे खत्म होते हैं, लिख लीजिए आप लोग। तो अभी जो हमने पढ़ा केपलर का लॉ, इसके आगे हमारा क्या है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या बताया था, तुमने कहानी सुना होगा ऑलरेडी कि एक एप्पल है, ट्री से नीचे गिरा था न्यूटन का, तो न्यूटन ने क्या किया, डिस्कवर कर दिया किसको, ग्रेविटी को, कि अर्थ क्या कर रहा है, सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से एप्पल हो गया, बाकी के जो स्टोन वगैरह हम ऊपर फेंकते हैं, बॉल वगैरह ऊपर फेंकते तो वो नीचे गिरते। न्यूटन ने सोचा कि अगर अर्थ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो बड़े ऑब्जेक्ट जैसे मून, सन, जुपिटर, उन सारे बड़े बड़े प्लैनेट्स को अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता। ये क्वेश्चन से न्यूटन ने पूरा ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया, ठीक है। तो न्यूटन का यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ठीक है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स attracts every other object with a definite force, and this force is directly proportional to product of the masses, okay, of the object and inversely proportional to square of the distance between two masses, ठीक है। ये वाला डेफिनेशन तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। इसमें क्या कह रहा है, जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट। अगर हम दो मास कंसीडर करते हैं, एक मास इधर m1, दूसरा मास m2, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, उनके बीच का सेपरेशन है r डिस्टेंस का, उनके बीच का सेपरेशन कितना है, r डिस्टेंस का। तो ग्रेविटेशन फोर्स उनके बीच में कितना लगने वाला है,
फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के, मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ओके, इसको अगर हम साथ में लेते हैं, इसको अगर हम साथ में लिखते हैं तो ये आ जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो इक्वालिटी आता है, इक्वालिटी के साथ में क्या होगा कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा कांस्टेंट। और यहां पे हम ग्रेविटेशन का फॉर्मूला कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट आएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो g अपना क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला। यहां पे हमारा जो g है एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट एकदम रूपी तरह सेम हो जाएगा, तो g की वैल्यू आएगी 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे आया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आज का यूनिट लेगा तो r का मतलब डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, और m1 into kg है, kg into kg kg स्क्वायर। तो यहां पर अपना फॉर्मूला बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम लोग देखने आ रहे हैं, अगर एक बॉल को हम लोग एक हाइट पे फेंके ऊपर की तरफ, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें और उसको हम लोग एक सर्टेन हाइट पे फेंकें, इनिशियली क्या होगा, तो हम लोग फेंकेंगे तो उसको कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, कुछ वेलोसिटी से ये एक सर्टेन वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्ट करेगा और वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, धीरे धीरे क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होने लग जाएगी। एक टाइम पे जाने के बाद वो क्या होता है, वहां पर रुक जाता है, और रुकने के बाद फिर वो वापस अर्थ की तरफ नीचे गिरता है। ये हम लोग ने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, तो इसको समझ सकते हैं हम लोग इजीली। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हम लोग ने फोर्स अप्लाई किया उस बॉल पर, ये बॉल ऊपर की तरफ गया और उसकी वेलोसिटी क्या होने लगी, कम। अभी वेलोसिटी कम क्यों होती है, बिकॉज जो अर्थ है ना वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये हमें पता है ग्रेविटेशन में क्या है, अर्थ क्या करता है, सारे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करता है, अट्रैक्ट करता है। तो सेम जो अपना बॉल है वो ऊपर जाते रहते टाइम क्या होगा, अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कम। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी जब ये नीचे की तरफ गिरेगा। वेलोसिटी बढ़ना, चेंज होना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेट हो रहा है नीचे जब आ रहा है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ओके, इसको कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये डिनोट होता है जी से। ठीक है, हम देखेंगे फोर्स का फॉर्मूला क्या है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अर्थ है, मान लीजिए पूरा अर्थ है, अर्थ बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है, तो हम पहला वाला मास कंसीडर करेंगे कि मास ऑफ अर्थ, कैपिटल हम रिप्रेजेंट करते हैं मास ऑफ अर्थ से। m2 हमारा क्या है, स्मॉल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, कोई ऑब्जेक्ट का मास है, कोई भी। ठीक है, तो m2 को हम कंसीडर कर लिए स्मॉल m, और यहां पर हम कंसीडर करेंगे r स्क्वायर। ओके, r क्या है हमारा, अर्थ का रेडियस, r क्या है हमारा, अर्थ का रेडियस। ठीक है, तो यहां से हम बता पाएंगे gm अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m। ये पूरा टर्म हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं फोर्स का मिलेगा हमको m इंटू जी। तो ये हमारा जो फोर्स है, फोर्स का एक फॉर्मूला है mg। तुम इसको वेट भी कह सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट का अगर वेट फाइंड करना है तुम ये फॉर्मूला से तुम फाइंड कर सकते हो, F इक्वल्स टू mg। इसको F भी लिख सकते हो, इसको W भी लिख सकते हो। ये वेट का कॉन्सेप्ट है, अगर फोर्स लिखना है सिर्फ, अगर F इक्वल्स टू mg तो भी चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम एक्स्ट्रा ऐसे लिख सकते हो W इक्वल्स टू mg, वेट। ठीक है, समझ में आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ऐसा एक्सेलरेशन जो अर्थ की वजह से लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नीचे गिरता है। ठीक है, सिंपल है, इसको कॉपी करो।
तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स कवर किए उसका एक ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल में मूव कर रहा है तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। कहां? अंदर की तरफ, उसके सेंटर की तरफ, इसलिए हम इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका अगर हमने देखा था केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। 3 लॉ पढ़ा था हमने केपलर का। पहला लॉ पढ़ा था केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये सारे प्लैनेट जो है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं सन के साथ में, और सन हमारा फोकस पे सिचुएटेड है। सेकंड लॉ हमने पढ़ा लॉ ऑफ एरिया। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको याद रखो, तुमको समझ में आ जाएगा केपलर का सेकंड। केपलर का थर्ड लॉ हमने पढ़ा था टाइम्स का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। सिंपल है। नेक्स्ट हमने देखा था न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट, दो मासेस इस यूनिवर्स में कहीं भी रखे होंगे तो उनके ऊपर एक फोर्स होता है, एक फोर्स एक्सर्ट होगा। वो फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्स, और उसका फॉर्मूला कुछ आएगा F इक्वल्स टू G m1m2 अपॉन r²। ये फोर्स आएगा न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर एक हाइट पे है, अगर नीचे गिर रहा है अर्थ के ऊपर, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो एक्सीलरेट करेगा, और उस एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी G इक्वल्स टू Gm अपॉन r², और इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है व्हिच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ये वैल्यू ऑफ जी चेंज कैसे होती है। अगर हम हाइट पे जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, या फिर इक्वेटर से पोल पे कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले। और मास, वेट और भी तुम्हारे जो बचे हुए टॉपिक्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले। नेक्स्ट वीडियो में लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप जरूर देखिए। ठीक है। आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इसमें क्या है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।